नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेखपाल के लिए वाईसीटी के सामान्य जानकारी अध्यायवार सॉल्व पेपर्स। ठीक है, जैसा कि हम लोगों को पता है कि 21 मई को लेखपाल का पेपर लगा है और अब उसी के लिए पढ़ाई चल रही है। ठीक है, तो अगर इस बुक में हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले इंडेक्स दिखता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस दिया गया है। ये देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर में हम देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कि पहले तो इसमें दिया गया है कौन सी तारीख को कौन सा पेपर हुआ था, फिर उसमें दिया गया कुल कितने प्रश्न आए थे। मतलब पूरा एनालिसिस दिया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि ड्राफ्टमैन, स्टेनोग्राफर, वन रक्षक, एजीटीए, कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट, पेट करके आज सभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए गए हैं, देख सकते हैं हम लोग। इसके बाद इसका एक पाई चार्ट भी दिया गया है, पाई चार्ट एवं बार ग्राफ, जिसमें यह बताया गया है कि अभी तक इससे हम देख सकते हैं कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के 110 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। समंकों का विश्लेषण 348 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर इतिहास की बात करते हैं तब उससे 574 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और पॉलिटी से 343, भूगोल से 576, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं अर्थात करंट अफेयर से 131, और लेखपाल ग्राम समाज एवं विकास से 226, और अर्थशास्त्र से 520। ये क्वेश्चन का आवृत्ति थी कि अर्थात अभी तक कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। यहाँ पे बार ग्राफ भी दिया हुआ है। इतिहास के लिए 574, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के लिए 343, भूगोल के लिए 576, अर्थशास्त्र के लिए 520, और लेखपाल एवं ग्राम समाज के लिए मतलब लेखपाल ग्राम समाज एवं विकास के लिए 226, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं 131, सामान्य विज्ञान के 818, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के 110, और समंकों का विश्लेषण 348। ठीक, अब अगर हम इसमें पहले चैप्टर की बात करते हैं जो कि शुरू होता है भाग 1 में इतिहास से। सबसे पहले दिया गया है हिस्ट्री, इतिहास दी गई है, और जिसका पहला पार्ट है पार्ट ए, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, जिसके हम लोग शुरू करते हैं। और इसका पहला चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी है वीएस वाकणकर, ऑप्शन डी है आरडी बनर्जी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। देख सकते हैं यह क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट मेंस 2022 में आया था, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 19/1/2025 को हुआ था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वीएस वाकणकर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हैं। भीमबेटका गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? जिसके ऑप्शंस हैं कांस्य युग, पुरापाषाण युग, लौह युग और पाषाण युग। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आया था पेट एग्जाम में, जो कि 6/9/2025 को हुआ था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से कांस्य युग अर्थात ब्रॉन्ज एज से संबंधित है। इस काल के लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य बनाने की तकनीक सीख ली थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? यह क्वेश्चन पेट एग्ज़ाम 2025 में आया था, और ये आपको कई बार कई एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाता है। ये पीसीएस में भी आ चुका है। ठीक, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा लोहे का उपयोग नहीं किया गया था। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, फोर्थ। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? ऑप्शन ए है कोटदीजी, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है रोपड़, ऑप्शन डी है कालीबंगा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुई है। इसको बनाने में लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक या मोम ढलाई विधि का उपयोग किया गया था। वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग सीधे क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट करते हुए चल रहे हैं और फालतू का समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पूरी सीरीज कंप्लीट करनी है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी के थापर, ऑप्शन सी सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी अर्नेस्ट जेके एच मैके। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 तक रहे, मतलब कार्यकारी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक प्रमुख रहे। वास्तव में हड़प्पा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने 1853 में हड़प्पा से एक मोहर पाई। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, जबकि हड़प्पा स्थल की व्यापक खुदाई दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? ऑप्शन ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कोटदीजी, डी है हड़प्पा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला जिसे भी कहते हैं, पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। यहाँ से विशाल अन्नागार, स्नानागार तथा कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति मिली है। अभी यही क्वेश्चन पहले आ चुका है कि नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। ये देखिए ऑप्शन बी में इसको इंग्लिश में दे दिया गया, माउंट ऑफ द डेड। मृतकों का टीला, अभी हम लोगों ने कहा, ये देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा है, मृतकों का टीला। ऑप्शन बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। तो बनावली जैसा कि हम लोगों को पता है कहाँ पे है, हरियाणा में है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। यह रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इस पुरा स्थल की खोज 1974 ईस्वी में R.S. विष्ट ने की थी। यहाँ से मिट्टी का बना हल राखी गढ़ी भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जो कि हरियाणा में स्थित है। यहाँ से हमें क्या मिला है? मिट्टी का बना हल मिला है। राज्य देखिए, गुजरात में क्या पढ़ते हैं? धौलावीरा और लोथल स्थल पढ़ते हैं, और राजस्थान में कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? जिसके ऑप्शन हैं बनावली, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। सैंधवकालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से वृहत स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति पाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकारा मृदभांड के भंडार शामिल हैं? जो
सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? ऑप्शन ए राखी गढ़ी, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी धौलावीरा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राखी गढ़ी। भारत में हरियाणा के राखी गढ़ी एवं भिराना जैसे स्थलों से होकर मृदभांड पाए गए हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से भी पहले की बस्तियों के बसावट के प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी देसलपुर, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है रोपड़। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी रोपड़। पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित रोपड़ हड़प्पा स्थल भारत का ऐसा सैंधव स्थल है जहां स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। इसका आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर। किसका? रोपड़ का। 1953-56 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी विस्तृत खुदाई करवाई और यहाँ से संस्कृत के 6 चरण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? ऑप्शन ए मध्य पाषाण युग, ऑप्शन बी ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन सी पूरा पाषाण युग, ऑप्शन डी नवपाषाण युग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है। बस यहाँ तांबा दिया और यहाँ भी ताम्र युग की बात कर रहा है। भाई ताम्र युग में ही तो शुरुआत हुई। ताम्र युग, ताम्र पाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। यह लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार का भी उपयोग करने लगा था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी नागपट्टनम, ऑप्शन सी महास्थानगढ़, ऑप्शन डी सिकंदरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोथल। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है। यह भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1954 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। लोथल को लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। अगर आपको ये हड़प्पा कालीन स्थल है कि जैसे कौन सा बंदरगाह है या फिर कहाँ से कौन सी चीज़ मिली है, इन सब चीज़ ये सब पॉइंट आपको नहीं याद हो रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं एक ट्रिक से आप लोगों को याद करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी SR राव, ऑप्शन डी RS बिष्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी SR राव। अब यहीं पे देख लीजिए, दिया गया है उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए। ये देखिए रंगनाथ राव। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। अभी पहले पूछा था कहाँ से मिला था, जो कि हड़प्पा से मिला था। अब पूछ रहा उसमें कौन सी टेक्निक का यूज़ हुआ है। ऑप्शन ए पत्थर की नक्काशी, ऑप्शन बी हाथी दांत नक्काशी, ऑप्शन सी लकड़ी की नक्काशी, ऑप्शन डी मोम लोपी ढलाई या फिर कास्टिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था। यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था।
अब पश्चिमोत्तर भारत की जब बात करता है तो पश्चिमोत्तर भारत कौन सा होगा? पश्चिम प्लस उत्तर। मैप बना के दिखा देते हैं हम लोगों को। अगर ये हम मान लेते हैं इंडिया है, अरे यार ये पश्चिमोत्तर होगा इसका भाग, ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी हिंदवी, ऑप्शन सी अल हिंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हिंदवी। ये किसने कहा था? तुर्की लोगों ने। किसको? सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले लोगों द्वारा भाषा। 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृत की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? ये याद रखना है, दर्शाया नहीं गया है। कई बार हम लोग क्वेश्चंस में ये नहीं ना मिस कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी हाथी। तो इसमें क्या नहीं दर्शाया गया? गाय को। हड़प्पा कालीन संस्कृत की मुहर और टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया था। इस काल की मुहरें वर्गाकार, त्रिकोणीय तथा आयताकार होती थी। मुद्रा लेख दाईं से बाईं ओर लिखा गया है। इस पर बैल, गैंडा, हाथी आदि का चित्र मिलता है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धौलावीरा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी धौलावीरा। हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खादिर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिलते हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है जिसे पुर की संज्ञा दी गई थी। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे निचला शहरिया अवम नगर कहा जाता है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा की खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। धौलावीरा से विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। अभी हम लोग कालीबंगा भी पढ़ चुके हैं, रोपड़ भी पढ़ चुके हैं और लोथल भी पढ़ चुके हैं। पाटलिपुत्र नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न में दिए गए स्थल कालीबंगा, रोपड़ एवं लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित हैं, जबकि पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी जहां तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष मोगलपुत्तिस थे जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। अतः पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ऑप्शन बी उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करता है। ऑप्शन डी सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। ये ग्राम विकास अधिकारी में आया था 23/12/2018 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। हम लोग को जैसे पता है कि अब देखिए इसमें एलिमिनेट, अगर आपको नहीं पता एलिमिनेट कैसे करेंगे, अर्थात गलत ऑप्शंस कैसे हटाएंगे।
हम लोग को सबसे पहले पता है कि घोड़ों के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले थे। और दूसरी बात, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब में मान लेते हैं, सिंध में थी, बलूचिस्तान में भी मान लेते हैं, गुजरात में है, राजस्थान में है, लेकिन पश्चिम बंगाल ये कुछ बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो रहा उधर। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी जो भाग था वो था आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर था, ठीक है, जो कि यूपी में है। अब लकड़ी के बक्से में अनाज, लकड़ी के बक्से का जिक्र ही नहीं हुआ अभी तक। मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशे से इस बात का पता चलता है कि सिंध लोगों द्वारा कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता के परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व के मेहरगढ़ पुरा स्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए। सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। हड़प्पाई लोगों गेहूं की, जौ की, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों आदि की जानकारी थी। सिंधु सभ्यता के लोग अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बने बड़े बर्तनों का प्रयोग करते थे। पश्चिम बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण नहीं मिले हैं। यद्यपि घोड़े का प्रमाण प्राप्त होता है, परंतु घोड़े को बड़े पैमाने पर पालने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। हाल ही में घोड़े का प्रमाण कहाँ मिला है? सूतकांगेडोर में मिला है। कहाँ पर? सूतकांगेडोर में। सूतकांगेडोर में घोड़े के प्रमाण मिला है, लेकिन अभी भी इस पे क्या है? बहस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी चौहुदड़ो, ऑप्शन सी सूतकांगेडोर, ऑप्शन डी सुरकोटदा। अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा है सूतकांगेडोर, इसका सही आंसर है सी। ओ सॉरी कंफ्यूजन हो गया थोड़ा, सूतकांगेडोर नहीं था, सुरकोटदा था। आई एम सो सॉरी, सुरकोटदा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से समाधान की एक नई विधि कलश समाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ। लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ से हमारा आईवीसी खत्म होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब शुरू होता है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 22। पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद, या फिर ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभक्त था। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, छंदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए है केवल गृहस्थ और ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ऑप्शन सी केवल ब्रह्मचर्य और संन्यास, ऑप्शन डी केवल गृहस्थ और वानप्रस्थ, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। छंदोग्य उपनिषद में मुख्यतः 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। इस उपनिषद में संन्यास आश्रम का अभाव है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। किसमें है? जाबालोपनिषद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में कितने भजनों का संग्रह है? 1800 रिदम, 1500 भजन, 1028 भजन, 1000 भजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1028। ऋग्वेद में भजनों जिनको कहते हैं सूक्त की कुल संख्या कितनी है? 1028 है। यह सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है।
जिसमें कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं का उच्चारण करने वाले को होत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? होत्र। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए गुप्त अनुष्ठान, ऑप्शन बी किसी के पास बैठना, ऑप्शन सी पवित्र छंद, ऑप्शन डी ईश्वर की शिक्षाएं, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है किसी के पास बैठना, ऑप्शन बी। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना या किसी के पास बैठना है। यह संस्कृत के 3 शब्दों उप अर्थात समीप या पास, नि अर्थात श्रद्धापूर्वक या निष्ठा के साथ, सद मतलब बैठना से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है, वेदों में लिखे गए भगवान वरुण के आवाहन श्रम नो वरुणा को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया है? ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी सोसाइटी फॉर कॉमन मरीन रिसर्च एंड कंजर्वेशन, ऑप्शन सी रीफ वॉच मरीन कंजर्वेशन, ऑप्शन डी भारतीय नौसेना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो वर्णा अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हों, यह वाक्य भारतीय नौसेना द्वारा अपनाया गया था। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वेदांग, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी अरण्यक, ऑप्शन डी ब्राह्मण। इसका सही आंसर ऑप्शन बी उपनिषद। और उपनिषदों की रचना जो है सबसे अंत में हुई है। उपनिषद वेदों के अंतिम घटक होते हैं, इस कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद वैदिक ग्रंथ हैं। वेद 4 हैं, यथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषद वेदों के 4 घटक हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृष्टद्वती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्मावर्त, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन सी वर्णाव्रत, ऑप्शन सी तक्षशिला। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रह्मावर्त। ऋषि मनु के ग्रंथ मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मावर्त सरस्वती एवं दृष्टद्वती नदियों के संगम पर स्थित था। ब्रह्मावर्त प्रदेश में ऋषियों ने वेदों एवं अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? ऑप्शन ए सतलज और चिनाब, ऑप्शन बी व्यास और सतलज, ऑप्शन सी चिनाब और रावी, ऑप्शन डी व्यास और झेलम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्यास और सतलज। ऋग्वेद के 3 मंडल में के 33वें सूक्त में ऋषि विश्वामित्र और व्यास सतलज नदियों के मध्य संवाद का वर्णन है। देखिए, विश्वामित्र हो गए और व्यास हो गए और सतलज हो गए। अगला क्वेश्चन है, वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है। ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य मिश्रित है। इस वेद में कर्मकांड कराने वाले पुरोहित को अर्धव्यू कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, ऑप्शन बी बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, ऑप्शन सी बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, ऑप्शन डी बच्चे का विवाह कराया जाता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चों को पवित्र जनेऊ यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। इसमें 3 धागे होते हैं जिन्हें सत, रज एवं तम का प्रतीक माना जाता है। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता है, अर्थात उपनयन समारोह के बाद द्विज कहलाते हैं। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? अभी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन देख रहे हैं हम लोग इसको कितना इंपॉर्टेंट है। फिर से क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए रिवीजन हो जाएगा। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी ईशोपनिषद, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी महाभारत से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। अगला क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संहिता, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी आरण्यक, ऑप्शन डी उपनिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मण। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला। आरण्यक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वन में लिखा जाने वाला। इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ऑप्शन ए योग दर्शन, ऑप्शन बी वेदांत दर्शन, ऑप्शन सी सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी उपनिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपनिषद। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञानकोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दाराशिकों ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से कराया गया था। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। दाराशिकों ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से कराया था? सिर-ए-अकबर के नाम से करवाया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी शिव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंद्र। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वैदिक देवता इंद्र वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी तूफान, ऑप्शन सी वर्षा व चक्रवात, ऑप्शन डी अग्नि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्षा व चक्रवात। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये तो एकदम इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, यही सही लगा दो, बात खत्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी न्याय मीमांसा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। इसमें भी अपराध और अपराधी
दास आदि का वर्णन है, और मनुस्मृति में भी है, न्याय मीमांसा में। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण क्वेश्चन मार्क के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। किसके मूल पाठ हैं? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यजुर्वेद। वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित हैं। जैसे ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन से हैं? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण है। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण है। अगला है शुक्ल यजुर्वेद, जिसका क्या है? शतपथ ब्राह्मण है। और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सामवेद का तांडय और जैमिनी ब्राह्मण है। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी मारुत, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी सावित्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सावित्री। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता सावित्री देवता को समर्पित है। देवता होगा कि देवी होगा? इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। जबकि सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है। अच्छा, यह आकाश का देवता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी नारद पुराण, ऑप्शन डी वामन पुराण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान, एवं इसका संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था, जिसमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, मार्कंडेय, भगवत पुराण सबसे प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन ए धनुर्वेद, ऑप्शन बी शस्त्र शास्त्र, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी योगवेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी योगवेद। उपवेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेद वेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेदों की संख्या 4, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद व शिल्पवेद, स्थापत्य वेद, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद तथा शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। यहाँ से हमारा वैदिक सभ्यता भी खत्म हो गया। अब चैप्टर 3 है क्या? महाजनपद काल।